The numerator of a fraction decrease by 25% and the denominator is increased by 25%. New fraction is how much percent less than the original fraction? ये क्वेश्चन है. न्यूमरेटर मतलब अंश आपका जो है वो 25% कम कर दिया जाए और डिनोमिनेटर मतलब हर जो है उसको 25% बढ़ा दिया जाए, तो जो नया फ्रैक्शन बनेगा वो फ्रैक्शन पुराने फ्रैक्शन से कितना परसेंट ज़्यादा होगा या कम होगा. कम होगा ही पूछ रहा है दरअसल, लेस देन कितना परसेंट लेस होगा, कम होगा. मैंने ये मान लिया कि जो पुराना फ्रैक्शन है, ओरिजिनल फ्रैक्शन है, वो 100/100 है, यानी कि 1 है. सिंपल सी बात है, 100/100 1 है वो. अब उसको मैंने क्या किया, फ्रैक्शन को डिक्रीज किया, न्यूमरेटर को 25%, तो इसका 25% कम करने से ये 75 हो गया और इसका 25% बढ़ाने से ये 125 हो गया. 25 अगर मैं इसको चाहूँ तो कैंसिल कर सकता हूँ, 25 या 75 हो गया, 25 पंचे 125 हो गया, मतलब 3/2, 3/5 हो गया. ये पहले वो 1/1 था, अब वो हो गया 3/5, मतलब 2/5 की बढ़ोतरी हुई, अभी 2/5 की कमी हो गई इसमें. 1/1 से वो पहुंच गया है 3/5 में, तो इसका मतलब वो 5/5 होता तो 1 होता. अगर इस 1 को दूसरी भाषा में लिखूं तो 5/5 लिख सकता हूं, तो वो तो 3/5 हो गया. इसका मतलब 2/5 की कमी हो गई है. तो 2/5 की जो कमी हुई है, इसको अगर मैं प्रतिशत की भाषा में बदलना चाहूँ तो 2/5 गुणित 100 हुआ. प्रतिशत की भाषा में कुछ इस तरह से हो जाएगा. ये 5 से इसको कैंसिल करूँगा तो 20 बार कटेगा और परसेंटेज में टोटल जब मैं इसको कैलकुलेट करना चाहूँगा तो 40% आएगा. तो इस कंडीशन में अगर नंबर को रिड्यूस और इंक्रीज किया जाए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो वो कुल मिलाकर के 40% कम हो जाएगा ओरिजिनल वैल्यू से. ओरिजिनल वैल्यू जितनी भी रही होगी उसकी, उससे नया जो फ्रैक्शन बनेगा वो 40% कम हो जाएगा. ऑप्शन बी इसमें करेक्ट दिख रहा है, 40% इसका करेक्ट आंसर होगा. A, B and C can finish work in 10, 15 and 30 days respectively. In how many days A can finish the work if he is assisted by B and C both every third day? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्वेश्चन, क्वेश्चन को समझिए. ए बी सी 3 लोग हैं, तीनों मिलकर काम करना चाहते हैं. ए जो है किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, बी 15 दिन में पूरा करता है और सी 30 दिन में पूरा करता है. ये उनकी इफिशियंसी है, 10, 15 और 30 दिन की. काम कुछ इस तरह से हो रहा है कि शुरुआत करने के समय ए कैन फिनिश द वर्क इफ ही असिस्टेड बाय बी एंड सी बोथ एवरी थर्ड डे. तो पहले दिन ए करेगा, दूसरे दिन भी ए करेगा, तीसरे दिन ए बी सी तीनों करेंगे, फिर ए अकेला करेगा, फिर ए अकेला करेगा, फिर ए बी सी तीनों करेंगे. इस तरह से ये सीक्वेंस चलता चले जाएगा. मेरा ख्याल है ये क्वेश्चन का ये जो चीज़ है वो तो आपको समझ में आ गया होगा. अब क्वेश्चन के मैथमेटिकल पार्ट पे चलते हैं. 15, 10 और 30, इनका सबसे पहले तो आप एलसीएम ले लें. एलसीएम इसका 30 आ जाएगा, क्योंकि 30 ही कॉमन मल्टीपल दिख रहा है मुझे, सबसे बड़ा है जो. तो अगर 30 को मैं फिक्स कर दूं तो ये 10 दिन में पूरा कर रहा है, बी जो है वो 15 दिन में पूरा कर रहा है, सी इस काम को 3 दिन में पूरा कर रहा है. तो 30 काम पूरा है समझिए, तो ये 10 दिन में पूरा करता है, इसका मतलब एक दिन में ये 3 काम करता है. 15 दिन में ये पूरा करता है, तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ये एक दिन में 2 काम करता है और ये एक दिन में 1 काम करता है. तो ए बी और सी की तीनों की एफिशिएंसी हमने निकाल ली, क्या क्या बनता है. तो अब इसको हम चाक करके इसमें रखते हैं. किस तरह से रखते हैं उसको समझते हैं. पहले दिन क्या होगा, ए अकेला काम करेगा तो 3 काम होगा. दूसरे दिन फिर बी अकेला काम करेगा तो फिर से 3 काम हुआ. 3 और 3 6 काम हो गए. अब तीसरे दिन क्या होगा कि सबके सब आ जाएंगे. तो सबके सब जब आएंगे तो कितने काम करेंगे एक साथ, 3 और 2 और 1, 3 और 2 5 और 1 6, तो कुल मिलाकर के 6 काम हो गए. यहाँ पे आपको इसी तरह से चलाना है अगर, तो फिर से 3 चलेगा, फिर से 3 रहेगा और फिर से 6 हो जाएगा. तो 3 और 3 6, 6 6 12, 12 3 15, 15 और 3 18, 18 2 20, 20 और 4 24. अभी 24 काम हुआ है.
फिर से ए अकेला करेगा, फिर से ए अकेला करेगा, तो यहाँ और 3 काम होगा और यहाँ और 3 काम होगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर आकर के 30 काम पूरे होते हैं। आप समझ रहे होंगे, शुरू में 3 दिन, फिर 3 दिन, फिर 6 काम, फिर 3 काम, 3 काम, फिर 6 काम, फिर 3 काम, फिर 3 काम, तो 30 हो गए। 30 काम आपको कराने थे इन सब से। आपने दिन कितने लगाए आप चाहें तो काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ऑप्शन बी है 8 का, तो ये आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। The cost price and the selling price of an article are 1850 and 1480. Then what is loss percent? आपका CP है 1850 रुपये, SP आपका है 1480 रुपये। आपने जो लॉस लिया है वो हो रहा है 0, 7, 7 में 4 गया 3, 370 रुपये का आपको लॉस हो रहा है। लॉस को आपको परसेंट में जब निकालना होगा तो लॉस के नीचे आप सीपी को लेंगे और इनटू करेंगे 100 का, ये इस तरह से, ठीक है। अब क्या हो जाएगा मामला, आगे चलेंगे तो 5 से कैंसिल हो सकता है, ये 5 से कैंसिल करा दीजिए, 5 तिया 15 और बच्चा इसमें से 3, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 0 जाओ, ये 37 से ये 37 कट गया सीधा। तो 20% का लॉस हो रहा है आपके इस केस में। यहाँ पे ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन बनता है। बी ऑप्शन में आप जाके टिक कर सकते हैं। 20% का आपको इसमें लॉस हो रहा है इस पूरे ट्रांजेक्शन में। द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ एक्स वाई एंड जेड इज 165 ईयर्स। मतलब एक्स है, वाई है और जेड है, ये तीनों की अभी उम्र की आयु जो है, आयु का योग जो है वो 165 है। 5 years ago the ratio of their ages was 357। 3, 5 और 7 ये इनका रेशियो था 5 साल पहले। तो जब मैं 5 साल पहले की बात करूँगा तो ये देखिए कि x की एज भी 5 कम हो जाएगी, y की भी 5 कम हो जाएगी, z की भी 5 कम हो जाएगी। तो कुल मिला के 165 में 15 कम हो जाएगा और 150 आ जाएगा आपका 5 साल पहले की आयु का योग। मतलब एक्स वाई जेड अगर तीनों के टोटल को कर लूँ, मैं तीनों की एज ले लूँ, एज का टोटल कर लूँ तो 150 आएगा। मेरा ख्याल है आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। अभी एक्स वाई जेड तीनों की एज जो है वो तीनों को एज को जोड़ के 165 उसने सवाल में दिया हुआ है। अगर मैं इसकी एज 5-5 साल पहले की बात करूँगा तो ये तीनों में 5 या 15 इस पर कम करूँगा तो मेरे पास एज का जो सम आएगा वो आएगा 150। क्यों कर रहा हूँ मैं ये काम, क्योंकि ये जो अनुपात दिया है द रेशियो ऑफ देयर एजेस 5 years अगो इज दिस। तो 3, 5 और 7 ये रेशियो 5 साल पहले के हैं। तो 5 साल पहले के अगर रेशियो का सम निकालूं मैं तो 3 और 5, 5 3 8, 8 7 15, ये 15 बनता है और ये 15 इक्वल है 150 के, तो 1 इक्वल हुआ 10 के। अब 1 इक्वल है 10 के तो 3 इक्वल है 30 के, 5 इक्वल है 50 के और 7 इक्वल है किसके, 70 के। तो ये जो एज आए हैं 30, 50 और 70, ये x के, y के और z के तब के एज हैं जब ये 5 साल पहले की बात वो कर रहा था। ये एजेस जो आपने निकाले हैं ये 5 साल पहले के एजेस हैं, 3, 30, 50 और 70। व्हाट इज द प्रेजेंट एवरेज एज। अब एज भी नहीं पूछ रहा है वो, एवरेज एज पूछ रहा है। तो पहले तो एज देख लो फिर एवरेज की बात करेंगे। एज x और z का एवरेज पूछ रहा है। x की वैल्यू 30 है और z की वैल्यू 70 है। ये कब की बात है, 5 साल पहले की। तो प्रेजेंट एज अगर मैं देखूंगा तो 30 में 5 जोड़ूंगा, 70 में भी 5 जोड़ूंगा और इसके बाद 2 से भाग कर दूंगा एवरेज निकालने के लिए। तो 70 और 30 100 हो गया, 5 और 5 10, 110 हुआ। 110 से भाग करेंगे 2 का तो 55 वर्ष का इसमें ऑप्शन सही होना चाहिए। 55 ईयर्स ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। मेरा ख्याल है एकदम क्लियर है बात। अगर आप इसको पूरा पॉइंट वाइज समझेंगे तो बात आसानी से समझ में आ जाएगी। आप उसके बाद जब अभ्यस्त हो जाएं इस तरह की चीज़ों को करने के लिए तो उसके बाद फिर आप ट्रिक पे जाइए तो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, क्योंकि इतना कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने एक बार समझ लिया कि ये 165 है, ये करंट है,
बात कर रहे हो 5 साल पहले की, तो 5 साल पहले तीनों का एज 5 दिया, 15 इसमें कम कर दिया, तो मेरा एज का सम आ जाएगा 150। इसका सम 10 होता है तो 15 होता है, तो 15 होता है तो मतलब एक की वैल्यू 10 है। अगर 15 150 है तो एक की वैल्यू 10 है, तो आपने एज निकाल लिया। तो ये जल्दी से करते बनता है अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो गई हो तो। The marked price of a book is 600 rupees. After allowing a discount of 20% on marked price, shopkeeper makes profit of 48 rupees. Find the gain percent. अभी आपका मार्क प्राइस है 600 रुपये, आपने उसमें छूट दिया है, डिस्काउंट दिया है 20% का। तो जब आपने 20% का डिस्काउंट दिया तो इसका मतलब 120 रुपये आपने कम कर दिया। तो 600 में से 120 कम होने के बाद इसकी प्राइस हो गई 480। ठीक है, हाँ 480 हो गई। अब इस 480 रुपये में जब वो चीज़ को बेच रहा है, मतलब ये उसका क्या हुआ, सेलिंग प्राइस हुआ एक तरह से। इतने रुपए में बेचते समय उसको प्रॉफिट हो रहा है 48 रुपीज़ का, इसमें प्रॉफिट है 48 रुपीज़ का। तो जब इसको 480 रुपये में बेचते समय 48 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस कुछ और रही होगी। तो कॉस्ट प्राइस इसकी क्या रही होगी वो देखते हैं। 10 में 8 गया तो 2, और 7 में 4 गया तो 3, और ये 4 ऐसी रहेगा। 432 रुपये इसकी कॉस्ट प्राइस रही होगी। अब आपको निकालना है प्रॉफिट का परसेंटेज। तो प्रॉफिट का परसेंटेज निकलता है प्रॉफिट अपान सीपी इंटू 100 से। प्रॉफिट आपका हुआ है 48 रुपीज़ का, आपकी चीज़ थी 432 की, आपने इसको 48 रुपये का फ़ायदा लेके बेचा है। आप ध्यान से इसको कैंसिल करिएगा। 4 एकम 4, 4 जीरो जा, 4 अट्ठे 32 और 4 25 ये हो जाएगा। अब ये आता है 4 से ये भी कट जाएगा, 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 सत्ते 28, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 निया 27 और 3 चौक 12, 25 चौक 100 आया, 100/9 आया। अब 9 से 9 एकम 9 आया, फिर उसके बाद 1 बचेगा, फिर 9 एकम 9 आया, फिर ऐसे ही चलते रहेगा। 11.11% इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन को करते समय आपको बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको ध्यान में रखना होता है। कई बार क्वेश्चन बहुत आसानी से बनता है, उसमें आपको सोचने की ज़रूरत कम पड़ती है। कई बार ऐसा होता है कि सोचना बहुत पड़ता है, उसके बावजूद भी हम क्वेश्चन में अटक जाते हैं। The ratio between two numbers is 3/5. If the LCM of these number is 240, then what are two numbers? ये ऐसे सवाल हैं जो देखते ही आपको टिक लगाने को बताएंगे कि आपका आंसर क्या है, बशर्ते आपने इसके कॉन्सेप्ट को समझा हो। देखिए, अगर संख्याएं 3 और 5 के अनुपात में है, इसका मतलब पहली संख्या 3 का मल्टीपल है, दूसरी संख्या 5 का मल्टीपल है। आप ये चारों आंसर में देखेंगे तो ऑप्शन बी ही एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें दूसरी संख्या आपको 5 का मल्टीपल नज़र आएगी। इसके एंड में ना 5 है, ना 0 है, ना 5 है, ना 0 है, ना 5 है, ना 0 है। तो आपको बिना मेहनत के रिजल्ट यहाँ से मिल जाता है। कुछ भी किए बिना आप आंसर पे टिक लगा सकते हैं। ये 3 का मल्टीपल है, ये 5 का मल्टीपल है, बिल्कुल सही आंसर है। अब आप कहेंगे कि अगर ऐसा ना हो तब हम क्या करें, तो उसके लिए बेसिक रूल ये है कि एक नंबर 3 है, एक नंबर 5 है, तो 3 गुणित 5 15 हुआ। 15 जो है 15 अगर 240 है तो एक कितना होगा, 5 दिया 15, 5 चौक 20 और 4 बचा इसमें, 5 अट्ठे 40, फिर 3 से भी कट जाएगा 16 आ रहा है एक का मान। तो 3 और 5 जो होगा, 3 जो है वो 3 गुणित 16, 16 तिया 48 हो जाएगा, और 5 जो है वो 5 गुणित 16, 16 पंचे 80 हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आपके संख्या बनेंगे 48 और 80। आप इस तरह से इसको बना सकते हैं। तो ये तब है जब आपको ऐसे ट्रिक्स ना मिले हो, ऐसे कॉन्सेप्ट आपने डेवलप नहीं किए हो, तो अब आपको पूरा एक एक स्टेप के साथ जाना पड़ेगा। ये थे आज के कुछ सवाल, फिर मिलेंगे, नमस्कार।